नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है सास का संदूक। रात के 2 बजे फ़ोन बजने लगा। सुधा और रवि गहरी नींद में सो रहे थे। रवि के कानों में फ़ोन की आवाज़ गई पर उठाया नहीं। इतनी रात को क्यों कोई फ़ोन करेगा, गलती से लग गया होगा। फ़ोन दोबारा बज उठा। सुधा की नींद खुल गई। झट से फ़ोन उठा लिया। हेलो, कौन? दीदी, अम्मा जी नहीं रही, आप जल्दी से घर आ जाओ। और फ़ोन कट गया। सुधा के आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या हुआ, किसका फ़ोन था? घर से था, अम्मा जी नहीं रही। रवि भी रो पड़ा। मत रो सुधा, शांत हो जाओ। चलो सामान पैक कर लो, अभी निकलोगे तो सुबह तक पहुंच जाएंगे। वे जल्दी ही घर से निकल गए। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। पर सुधा का मन कहाँ शांत था। वो तो बस अम्मा जी के बारे में सोच रही थी। 15 दिन पहले ही तो मिल के आई थी। सीढ़ियों से गिर गई थी अम्मा जी। चोट ज़्यादा नहीं लगी थी, उनके कारण तकलीफ बढ़ गई थी। इतनी जल्दी चली जाएंगी सोचा नहीं था। घर पहुंचे तो सुबह के 8 बज गए थे। सारे नाते रिश्तेदार गांव के लोग इकट्ठा हो चुके थे। दाह संस्कार की तैयारी चल रही थी। क्रियाकर्म होते शाम के 7 बज गए। नहाने धोने के बाद बगल वाले घर से चाय नाश्ता आया। बड़ी नंद और छोटी मौसी ड्राइंग रूम में बैठी दुनिया जहान के संबंधियों के दुख सुख की बातें कर रही हैं। बड़ी बुआ तो शमशान घाट से ही मुंह दिखाकर चली गई थी। कानपुर वाली बुआ रात यहीं रुकर सुबह ही जा पाएंगी। छोटे देवर दिन भर के थके हैं। मासी झटके के साथ सब निजाम की जिम्मेदारी भी उनके सिर पर ही थी। सो वे भोजन करके लेट गए हैं। एक सुधा है इस कमरे से उस कमरे में, इस कोने से उस कोने में अम्मा जी को तलाश रही थी। पर अभी इस घर में उनकी अनुपस्थिति को महसूस कर सकती थी। गमले का पौधा उन्हीं का रोपा हुआ था। चादर पर उन्हीं के हाथ की कढ़ाई है। अलमारी की क्रॉकरी उन्हीं के द्वारा धो पोछ कर समेट कर रखी हुई है। सभी जगह तो हैं उनकी छाप, और इसी एहसास को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी सुधा। अगली बार लौटूंगी तब तक नहीं बचेगी यह। सुबह ही सब कुछ हटा दिया जाएगा। सब सोच चुके थे, किंतु सुधा की आंखों में नींद नहीं थी। कच्ची पक्की एक झपकी लगी भी तो सुबह 5 बजे फिर उछट गई। इसी समय तो अम्मा जी उठकर नहा धो लेती थीं। सुधा उठकर कमरे में गई। अभी भी कमरा पहले की तरह सजा धजा साफ सुथरा था। बड़े ध्यान से वह एक एक चीज को देख रही थी। तभी संदूक पर नजर गई। अभी भी संदूक बेड के नीचे रखा था। तो क्या किसी ने अभी तक इस संदूक को देखा नहीं, या मौका नहीं मिला? सुधा इस घर में जब से शादी करके आई ही थी तब से वो संदूक को देख रही थी। संदूक हमेशा बेड के नीचे रखा रहता। कितनी बार कमरे की रंग रोगन हुआ, पर संदूक जस का तस। इस संदूक में क्या है जो आप इतना सहेज कर रखी हैं? इसे मेरे जीवन भर की कमाई है, अम्मा जी हंसकर कहती। पर घर वालों को लगता संदूक में अम्मा जी ने अपने जेवर और रुपए रखे हैं। सुधा को भी लगता शायद कोई कीमती सामान रखी हैं, इसीलिए किसी को हाथ नहीं लगाने देती। तभी कमरे के बाहर कुछ आहट हुई, पर देखा तो कोई नहीं था। वो समझ गई कि कोई था जो संदूक के लिए आया था। झट से उसने कमरे में एक ताला लगा दिया। आज अम्मा जी को गए 15 दिन हो चुके थे। सभी लोग जा चुके थे, बस घर के ही लोग थे। रवि ने सबको बाहर हॉल में बुलाया, क्योंकि आज वसीयत पढ़ने वाले थे। वकील वकील भी आ गए थे। अम्मा जी ने सबको वसीयत में कुछ न कुछ दिया था। एक और वसीयत है बड़ी बहू के नाम। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अलग से क्यों सुधा को कुछ दिया गया है, पर क्या सब कुछ तो बांट दिया था। तभी छोटी बहू बोली, अरे संदूक है ना, अभी तो इसको खोला नहीं गया है। वकील ने कहा, हाँ, उसी को अम्मा जी ने बड़ी बहू को दिया है। वसीयत में लिखा है कि संदूक को बड़ी बहू के सिवा और कोई नहीं खोल सकता। संदूक को गंगा में बहा दें, और ये काम अकेले ही बहू करेगी। तय दिन को सुधा संदूक को लेकर गंगा किनारे पहुंच गई। संदूक को खोला, उसमें एक छोटा सा बॉक्स था। उसे खोला तो सुधा देखकर दंग रह गई। कोई जेवर खजाना नहीं था, बस एक गुल्ली, एक पुरानी पतंग की टूटी फूटी लकड़ियां और कुछ फूल। बस यही गंगा में विसर्जित करना था। क्या ये किसी की यादें थीं या कुछ और? सुधा को समझ नहीं आया। सब कुछ धीरे धीरे उसने गंगा में विसर्जित कर दिया। क्या किसी की यादों को इतना संभाल कर कोई रख सकता है? तो क्या अम्मा जी को भी किसी ने पुकारा था, पर उन्होंने उसकी टेर नहीं सुनी? इससे आगे वो कुछ सोचना भी नहीं चाहती थी। सुधा घर पहुंच गई थी। सब लोग बस उस संदूक का पूछ रहे थे कि क्या था उसमें। सुधा ने सब कुछ साफ साफ बता दिया और कहा कि वो बाबूजी की यादें थीं जो अम्मा जी ने संभाल कर रखा था, और कुछ नहीं। आज की कहानी सास का संदूक आपको कैसी लगी? यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।